अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में जो आज हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। हम बात कर रहे थे बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और उसमें जो हमने बात की थी लास्ट वो की थी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की। और आज जो हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में जब हम बेटे बात करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि सॉइल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है, ठीक है। वो सिंपल सब्सटेंसेस से मिलकर नहीं बनी होती। हर न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में सॉइल में होगा तो प्लांट ग्रो करेगा, अदरवाइज़ प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि प्लांट्स को जब हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए प्लांट को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि वो नेचुरली जिस तरह ग्रो करता है वैसे ही वो आर्टिफिशियली जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं उससे भी ग्रो करेगा। यहाँ एक जो टर्म आपके लिए जो नई है वो यहाँ है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं कि जो प्लांट है उसमें जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो उस प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं कि जो प्लांट है उसको पोटाशियम की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट, हम किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बात करें कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं है, ये जो बात है इसे हम कहते हैं इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक में होता क्या है, इस टेक्निक में जो प्लांट्स हैं उसको ग्रो कराया जाता है एरेटेड वाटर में, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ऐसा एरेटेड वाटर, देखिए ना, एक हम ये कहते हैं एक पॉट है, उस पॉट में हम एरेटेड वाटर ऐड करते हैं, उस एरेटेड वाटर में हम एसेंशियल जो मिनरल्स और सॉल्ट्स वगैरह हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर जो है ना प्लांट को ग्रो कराते हैं। एरेटेड वाटर का मैं टर्म यूज़ करूँ, एरेटेड वाटर क्या होता है? एरेटेड वाटर बेटा वो वाटर होता है जिसमें जो एयर है वो ऐड हुई होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये कहा जाता है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अभी तक यूज़ नहीं की जा सकी, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर फार्मिंग का जो है तरीक़ाकार होता है वो अभी तक शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये इस प्रोसीजर के ज़रिए प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब आप स्पेस देखें, हम कहते हैं कि प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब अगर एक प्लांट है, ये देखिए, अगर हम यहाँ ड्रॉ करके बात करें, हम कहते हैं ये एक पॉट है, इसके अंदर ये एरेटेड वाटर डाला हुआ है, इस पर सारे न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हुए हैं, और एक तरफ हम कहते हैं ये लैंड है और उस पर ये क्या है, सॉइल है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें भी न्यूट्रिएंट है। अव्वल तो नेचुरली प्रोसेस जो होता है उसके ज़रिए हम इस तरह ग्रो कराते हैं सॉइल पर प्लांट्स को, लेकिन इस प्रोसीजर के ज़रिए भी क्या हो सकता है, प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए तो सॉइल की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लैंड की भी ज़रूरत नहीं है। तो साइंटिस्ट में भी फ्यूचर में यूज़ करें, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो यूज़ करें स्पेस में जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कराने के लिए। अब आपको बेटे पता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फूड प्रिजर्वेशन। तो आपको पता है कि फ़ूड को प्रिजर्व कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं पास्चराइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, उससे स्पॉइलेज ऑफ फूड को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब हम ये कहते हैं कि पास्चराइजेशन की जो टेक्निक थी वो दी थी हमें लुईस पास्चर ने, और उसने क्या किया था, उसने ये कहा था कि इस टेक्निक में अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब कोई जिससे हम बैक्टीरिया वगैरह को किल कराना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को वहाँ से किल कराना चाहते हैं तो उसको हम सर्टन हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे बेटा हम कहते हैं कि दूध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बॉईल करें तो उसमें सारे जो जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं। तो उसने ये कहा था कि ये टेक्निक जो है ना डिफरेंट जो कैन फूड्स है उसके लिए भी यूज़ होती है, इसके अलावा जो है ना मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ होती है। तो ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए क्या है, फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। अब जो हमारा एक मेन टॉपिक है वो है डिज़ीज़ कंट्रोल। हम कहते हैं कि जो बायोलॉजी है उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है ना डिज़ीज़ को कंट्रोल किया गया है, हेल्थ इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि पर्टिकुलर डिज़ीज़ जो है ना उसके ट्रीट करने के लिए बड़े सारे एक्शंस परफॉर्म किए गए हैं जिससे जो है ना वो डिज़ीज़ जो है ख़त्म हो सके। हम ये कहते हैं कि वो मेथड्स बेसिकली क्या हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आती है, उसके बाद आती है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। अब आपने बेटा ये नोटिस करना है, अब आप ये देखें, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स आ सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स की तो हम बात ये
ऐसा नहीं है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स में हम कहें कि कोई डिज़ीज़ है और उसको क्योर करने का तरीका पढ़ें, बिल्कुल नहीं। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ जो है उसको होने से रोका कैसे जाए, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। अब हम ये क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट में हम बात करते हैं डिफरेंट डिजीज़ की। सबसे पहले हम बात जो करते हैं वो है हम एड्स की, ठीक है। हम ये क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो पता कराते हैं बेटा कि कोई भी डिज़ीज़ जो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। जैसे कि एक डिज़ीज़ है एड्स, एक्वायर्ड, ए फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट्स अ डिज़ीज़, ठीक है। और इस डिज़ीज़ का कॉजेटिव एजेंट यानी कि इसको कॉज करने वाला, इसको जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है, वो एजेंट कौन सा है, वो है HIV। ये क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है जो कि ये डिज़ीज़ कॉज कराता है। अब देखिए साइंटिस्ट ये कहते हैं, अब देखिए साइंटिस्ट ने अब तक इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं किया, दिस डिज़ीज़ इज़ इनक्योरेबल। तो अब क्या हुआ, साइंटिस्ट कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करें। सबसे पहले तो बेटा प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिज़ीज़ है वो ट्रांसमिट कैसे होती है। तो बेटा सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसफ़र होती है, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से होती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कंटेमिनेटेड हो उससे होती है, ठीक है। अब देखें इसको डिज़ीज़ को क्योर करने का अभी तक कोई भी मतलब तरीका नहीं आया, कोई इलाज इसका नहीं आया। इसलिए बेहतर है कि जो सारी चीज़ें हैं मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज़ कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इनको अवॉइड किया जाए। अगर हम कंटेमिनेटेड चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हम इस डिज़ीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड बेटा द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ कॉल्ड एज H वायरस, ठीक है। और ये हम क्या कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड सिरिंजेस के ज़रिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि इन चीज़ों के लिए जो है ना अगेंस्ट वो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए जा सकें। अब नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट आता है दैट इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब देखें अगर आपको पता हो कि वैक्सीनेशन क्या होती है, आप लोगों ने अक्सर बेटा जब आप छोटे थे तो आपने वैक्सीनेशन कराई होगी, पोलियो की वैक्सीनेशन, मीज़ल्स की, मम्प्स की, ठीक है। डिफरेंट डिजीज़ की आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराई होगी। वैक्सीनेशन होती क्या है बेटा, किसी भी डिज़ीज़ से प्रिवेंट करने के लिए बॉडी को एक जो है ना एजेंट बॉडी के अंदर एक आप ये कह लें कि इम्यूनिटी डेवलप कराई जाती है, बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कराई जाती है जिससे इंसान जो है ना उसको वो डिज़ीज़ ना हो सके, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल कोरोना वायरस की बड़ी बात हो रही है और आप लोग ये भी सुना होगा आपने कि उसकी वैक्सीन अभी तक प्रिपेयर नहीं की जा सकी। अब देखिए जब तक वैक्सीन जो है ना प्रिपेयर नहीं की जा सकती तब तक लोग जो है ना वो डेंजर में ही हैं, ठीक है। वो सेफ़ नहीं है लोग तब तक, वो तब सेफ़ होंगे जब वैक्सीनेशन आ जाएगी, इसकी वैक्सीन डिस्कवर हो जाएगी और तमाम जो लोग हैं दुनिया के उनको वो अवेलेबल हो जाएगी, सब वैक्सीनेशन करा लेंगे। तो ये है कि हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर यानी कोरोना के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी बॉडी जो है ना उस डिज़ीज़ से रिकवर कर जाएगी। अब बेटे हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में कि कोई डेड जर्म यानी कि अच्छा मैं हमेशा बेटा एक बात जब समझाती हूँ ये कहती हूँ कि वैक्सीन में हम बात करते हैं किसी भी डिज़ीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट होता है यानी कि जो डिज़ीज़ को कॉज कराने वाला एजेंट होता है वो उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कराने में भी यूज़ होता है, ठीक है। मैं ये बात क्या कर रही हूँ देखिए, अब मैं एक बात करती हूँ वायरस की, ठीक है। कोई भी एक वायरस है, ये है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में होगा तो ये क्या करेगा, ये डिज़ीज़ कॉज करेगा, ऑल राइट। इसी वायरस की जो है ना ये वायरस है और ये हो गया इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव, वीक और डेड। अगर इस फॉर्म को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इस डिज़ीज़ के लिए प्रिवेंशन के तौर पर काम करेगा। आप समझ रहे हैं, वीक जो है ना अगर वायरस जो है उसका वीक एक्टिव एजेंट होगा वो डिज़ीज़ कॉज करेगा, उसका इनएक्टिव वीक या डेड जो है ना एजेंट होगा वो क्या करेगा, उससे प्रिवेंशन कराएगा। तो हम ये क्या करते हैं कि कोई भी डेड, ये देखिए इनएक्टिव, डेड या वीक, इस जर्म को अगर हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराएं, ठीक है, वीक जर्म को, तो वो क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कराता है। और आपको पता है बेटा एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये फाइट करती हैं आपके जर्म से। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। जब ये वीक जो है वायरस जो है या बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ है बेटा, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है हमारी बॉडी के अंदर वीक फॉर्म में एंटर होता है तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कराकर हमारी बॉडी में
जो है ना उस पर्सन को बेसिकली अटैक से इम्यून करा देता है, हमारी बॉडी को वो डिजीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या है, ये वैक्सीन है। अब हम कहते हैं कि वो प्रोसीजर जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन जो है ना, वैक्सीन जो है वो इनोकुलेट यानी कि इंजेक्ट कराई जाती है, इसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। और जब हमारी बॉडी जो है, उस बॉडी की जो हमारी बॉडी है उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि वो बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है, तो हम कहते हैं इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन। समझ रहे हैं बेटे आप लोग? ये आपने टर्म्स जो है ना वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन की अच्छी तरह आप लोगों ने समझनी है। वैक्सीनेशन के लिए कॉमन, जो वैक्सीन के लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ होता है शॉट्स, SHOTS, ये भी वर्ड यूज़ होता है कॉमनली, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। उसने 1796 में जो है ना काउपॉक्स की पस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने एक्सपेरिमेंट करके जो है ना वैक्सीन डिस्कवर की थी। और उस वैक्सीन के वो फर्स्ट टाइम वैक्सीन जो है ना डिस्कवर किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। उसने काउपॉक्स की पस पे एक्सपेरिमेंट किया था, और वो जो पस थी काउपॉक्स की वो एक लड़के में इंजेक्ट कराई थी जिसको पहले स्मॉल पॉक्स था। अब उसने जिस लड़के पे एक्सपेरिमेंट किया था उस लड़के का नाम क्या था? जेम्स फिप्स, ठीक है। इस बेटा इसके बारे में मैं आपको डिटेल से जो है ना हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। आप जब वहाँ पढ़ेंगे आपको ज़्यादा डिटेल से वहाँ लिखा हुआ आपको समझ आएगी, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब जो वैक्सीन है उसका जो हम कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि काऊ पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, किसने? एडवर्ड जेनर ने। तो हम कहते हैं काऊ पे एक्सपेरिमेंट किया था, और लैटिन में वैक्सीन जो काऊ है उसे कहते हैं वैका। इस वजह से जो इस टर्म है इसका नाम क्या है? इसका टर्म का नाम है वैक्सीनेशन। अब जो है